हेलो, साइकोलॉजी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग। अधिगम के सिद्धांतों को व्यवहारवादियों ने अलग बताया है और संज्ञानवादियों ने अलग बताया है। तो पहले हम पढ़ेंगे व्यवहारवादियों के द्वारा। व्यवहारवादी जो हैं वो कौन कौन है? तो व्यवहारवादी में सबसे पहला नाम आता है हमारा थॉर्नडाइक का। किसका आता है? थॉर्नडाइक का। दूसरे नंबर पे आता है पावलोव का, फिर स्किनर का, वाटसन का और हल का। ये सब कौन है? व्यवहारवादी हैं। इसके बाद पढ़ेंगे संज्ञानवादी। संज्ञानवादी में किसका कौन कौन लोग आते हैं? इसमें आते हैं हमारे गेस्टाल्टवादी। या गेस्टाल्टवाद में जो लोग आते हैं वो सब संज्ञानवादी कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है हमारा वर्दीमर का, दूसरा कोहलर का, नेस्टकोफ्का का, कर्ट लेवन आदि। ये सब कौन थे? संज्ञानवादी थे। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कि व्यवहारवादियों का क्या कहना था और संज्ञानवादियों का क्या कहना था। तो व्यवहारवादी जो थे इन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया पर बल दिया था। उद्दीपक और अनुक्रिया पर बल दिया था। किस पर? उद्दीपक, अनुक्रिया पर। और इन्होंने सीखने की जितनी भी विधियां बताई थी सब यंत्रों के द्वारा बताई थी। यंत्रों का प्रयोग किया था और इन्होंने रटने पर अधिक बल दिया था। रटने पर अधिक बल दिया था कि हम जितने बार अधिक से अधिक प्रयास करेंगे उतना हम अधिक सीख पाएंगे। रटने पर अधिक बल दिया। और अनुबंधन या संबंध के सिद्धांत को बताया। अनुबंधन पर बल दिया कि अगर उद्दीपक और अनुक्रिया में अनुबंधन हो जाएगा तो हम सीख पाएंगे। संज्ञानवादियों ने किस चीज पर बल दिया? संज्ञानवादी जो थे उन्होंने बताया कि हम जो सीखते हैं वो संवेदना के द्वारा सीखते हैं। संवेदना के द्वारा सीखते हैं। संवेदना के बाद हमें प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है? हमें प्रत्यक्षीकरण होता है और फिर हम सीख पाते हैं। इन्होंने बताया कि हम बुद्धि के द्वारा सीखते हैं, हम सूझ के द्वारा सीखते हैं। सूझ के द्वारा सीखते हैं कि हमारे मन में अचानक कोई सूझ उत्पन्न होती है और हम सीख जाते हैं। हम बार बार अभ्यास करके नहीं सीखते, अचानक से कोई सूझ बनी और हम उस कार्य को कर लेते हैं या सीख जाते हैं सूझ के द्वारा। और इन्होंने बताया कि समस्या समाधान, कि पहले कोई समस्या आएगी और फिर उसका जो समाधान हो जाएगा वो अचानक से हो जाएगा। समस्या समाधान का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानवादी में आएगा ये हमारा। तो इनमें क्या डिफरेंस लगा आपको? कि इन्होंने व्यवहारवादियों ने अपने प्रयोग में यंत्रों का प्रयोग किया। पहले उद्दीपक आएगा इनके प्रयोग में कि पहले उद्दीपक होगा तभी हम कुछ सीख पाएंगे, उसके प्रति अनुक्रिया कर पाएंगे। अगर उद्दीपक नहीं होगा तो हम नहीं सीख पाएंगे। इन्होंने रटने पर बल दिया कि हम जितना अधिक रटेंगे, जितना अधिक प्रयास करेंगे उतना हम सीख पाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। लेकिन संज्ञानवादियों ने कहा कि हमारे अंदर एक सेंसेशन होती है, संवेदना होती है, और संवेदना हमारे कौन कौन से अंगों द्वारा होती है? आँख, नाक, जीभ, मुंह और त्वचा, उनके द्वारा हमें सेंसेशन होती है और उसके बाद हम सीख पाते हैं। प्रत्यक्षीकरण से सेंसेशन के अर्थ या मीनिंग हमें पता चलता है और ये सारा कार्य किसके द्वारा होता है? बुद्धि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इंटेलिजेंस के द्वारा होता है। अब हम इन्हें सारे सिद्धांतों को डिटेल से जानेंगे और सबसे पहले हमारा सिद्धांत आता है थॉर्नडाइक का। किसका सिद्धांत आता है? हमारा थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखिएगा, आपका टीचर का कोई सा भी एग्जाम हो, थॉर्नडाइक का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी है वो पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बन जाता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? तो थॉर्नडाइक हमारे अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। और ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे? ये पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पशु मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक।
और ये देखिएगा प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। और इन्हें ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन थे? वो हमारे थॉर्नडाइक ही थे। और इसी में पढ़ लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एक पुस्तक भी है, शिक्षा मनोविज्ञान एक पुस्तक भी है जिसका प्रकाशन थॉर्नडाइक ने 1913 में किया था। अगर क्वेश्चन में पुस्तक पूछ लेता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के राइटर कौन है, तो थॉर्नडाइक है। क्वेश्चन में पूछता है कि कैसे मनोवैज्ञानिक है, पशु मनोवैज्ञानिक है, और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अब थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, और नियमों के अनुसार बांटा। इनके देखिएगा मुख्य नियम है और दूसरे इनके गौण नियम है। मुख्य नियम है और दूसरे इनके कौन से नियम है? गौण नियम है। मुख्य नियम इनके कितने हैं? 3 हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं? तो 3 हैं। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि थॉर्नडाइक के गौण नियम कितने हैं? तो 5 हैं। गौण नियम कितने हैं? सेकेंडरी लॉ कितने हैं? 5 हैं। और मुख्य नियम कितने हैं? मेजर नियम लॉ कितने हैं? 3 हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे मेजर मतलब मुख्य नियम। तो पहला नियम है हमारा अभ्यास के द्वारा, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम से आप क्या समझते हैं? थॉर्नडाइक ने कहा कि हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करेंगे तो हमें उस चीज का क्या हो जाएगा? अधिगम हो जाएगा, या हम उस चीज को सीख जाएंगे। आप सभी ने एक कबीरदास का दोहा पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। इसका तात्पर्य क्या है कि अभ्यास बार बार करने से जड़मति होत सुजान, जड़मति का मतलब होता है एक मूर्ख, एक मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान हो सकता है। जैसे ही देखिएगा बार बार अगर सिल पर या पत्थर पर रस्सी को रगड़ा जाए तो उस पर भी क्या हो सकता है? निशान हो सकता है। वैसे ही किसी भी विषय वस्तु का अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं तो उसे हम क्या कर जाते हैं? बहुत अच्छे से अधिगम कर जाते हैं या सीख जाते हैं। तो इन्होंने अभ्यास पर बहुत अधिक बल दिया कि हम जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक हम सीख पाएंगे। और अभ्यास के नियम में इन्होंने बताया उपयोग और अनुपयोग का नियम, उपयोग और अनुपयोग, यूज और मिस यूज। यूज किसे कहते हैं? अगर हमने कोई अभ्यास किया बार बार, किसी विषय वस्तु को हमने याद कर लिया, अगर हम उसको यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो हमारे कितने दिन तक याद रहेगी? अधिक दिन तक याद रहेगी। अगर हमने उसका मिस यूज कर दिया, उसे बहुत दिन तक खोल के ही नहीं देखा, एक चैप्टर हमने आज पढ़ लिया और महीनों तक खोल के ही नहीं देखा, तो क्या हो जाएगा? वो अनुपयोग हो जाएगा। अनुपयोग मतलब हमने उसका प्रयोग ही नहीं किया, तो हम उसे क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि अभ्यास के नियम को और कितने भागों में बांटा है? तो इसने उपयोग और अनुपयोग की जो बात कही है वो अभ्यास के नियम में कही है। याद रखने की बात यहाँ ये है। नेक्स्ट है हमारा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, रेडीनेस। जब तक कि हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तब तक हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे और ना ही हम सीख पाएंगे। इसलिए रेडीनेस मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर हम रेडीनेस नहीं हो पाएंगे, अगर हमारे अंदर तत्परता ही नहीं है, तो हम उस कार्य को नहीं सीख पाएंगे, उस कार्य को हम नहीं सीख पाएंगे। इसी में देखिएगा एक क्वेश्चन आपका कोई भी टीचर लेवल का एग्जाम हो, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि एक गधे को नदी के पास जबरदस्ती ले जाया गया, लेकिन ले जाने वाला उसे पानी नहीं पिला सका। ये थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? इसमें कौन सा नियम है? मतलब कोई व्यक्ति किसी गधे को नदी तक तो ले गया लेकिन पानी नहीं पिला पाया, ये कौन सा नियम कहला रहा है? ये हमारा तत्परता का नियम है, क्योंकि यहाँ पर वो गधा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। कहने का तात्पर्य कि जब तक हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होंगे हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रभाव का नियम। कौन सा नियम है हमारा? प्रभाव का नियम, प्रभाव, इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ। प्रभाव का नियम, इसका दूसरा नाम एक परिणाम भी आ सकता है।
प्रभाव के नियम से हम क्या समझते हैं, अगर कोई भी हम कार्य कर रहे हैं या भी वस्तु सीख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति उसमें हमारी तारीफ करता है या पुरस्कृत करता है, पुरस्कार देता है, तो उस कार्य को हम जल्दी सीख जाते हैं, उस कार्य को हम जल्दी सीख जाते हैं। अगर कोई कार्य करते हुए हमें दंड की संभावना होती है तो हम उस कार्य को नहीं सीख पाते। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभाव, कि किसी कार्य को करने का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर उसका प्रभाव हम पर अच्छा पड़ता है तो हम उस कार्य को अच्छे से सीख जाते हैं। अगर उसका प्रभाव हम पर अच्छा नहीं पड़ता, उसके परिणाम हम पर अच्छे नहीं आते हैं, तो हम उस कार्य को नहीं सीख पाते हैं। ये हुए हमारे तीनों मुख्य नियम, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों ही मुख्य नियम। नेक्स्ट है हमारे इधर गौण नियम। गौण नियम कितने बताए हैं, सीधा सीधा भी पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक के गौण नियम कितने हैं, तो गौण नियम इनके 5 हैं। और इसमें पहला नियम है हमारा बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया देखिएगा, मल्टी रेस्पॉन्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी कार्य को, मल्टी रेस्पॉन्स मतलब किसी कार्य के प्रति बार बार प्रतिक्रिया देने से हम उस कार्य को शीघ्र ही सीख जाते हैं, शीघ्र ही सीख जाते हैं। नेक्स्ट है इसके आगे आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का मतलब होता है, अगर हम किसी कार्य को या अधिगम को पैराग्राफ बना बनाकर याद करेंगे तो क्या होगा, वो कार्य हमारा जल्दी हो जाएगा और जल्दी से हमारा अधिगम हो जाएगा, हमारा याद जो होगा वो इजीली हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट है बहुप्रतिक्रिया आंशिक सहचार्य का नियम, सहचार्य का नियम। सहचार्य मतलब इसको अंग्रेजी में कहेंगे एसोसिएट, मतलब दूसरी चीजों से कनेक्ट कर करके सीखते हैं। जब हम दूसरी चीजों, जैसे कि हमने आज क्लास में कोई बच्चों को प्राकृतिक से संबंधी कोई चैप्टर पढ़ाया, अगर हम उन्हें रियल में बताने की कोशिश करेंगे कि उसका पेड़ इतना बड़ा होता है, उस पर ऐसा फल आता है, सहचार्य मतलब एसोसिएट, कनेक्ट कर रहे हैं उन चीजों से हम, तो वो कौन सा नियम कहलाएगा, हमारे सहचार्य का नियम, और वो चीजें हमारे बहुत अच्छे से और जल्दी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम अपने नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ कर करके सीखते हैं, जब हम अपने नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ करके सीखते हैं तो वो क्या कहलाता है, आत्मीकरण का नियम। नेक्स्ट एंड लास्ट है मानसिक मनोवृत्ति का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, मानसिक मनोवृत्ति का नियम। मानसिक मनोवृत्ति मतलब हमारा मेंटल एटीट्यूड कैसा है। जब तक हमारा मेंटल एटीट्यूड देखिएगा अच्छा नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, हम कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर हमने पहले से ही सोच लिया कि हम ये वाला सुपर टेट क्लियर नहीं कर सकते, बड़ा हार्ड आएगा, ये होगा वो होगा, तो क्या होगा, हमारा मेंटल एटीट्यूड कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो हम कितना भी अच्छे से पढ़ लें तो हमारा अधिगम वो अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर बार बार क्या चल रहा है, निगेटिव थॉट चल रहे हैं, हमारा मेंटल एटीट्यूड कैसा है, निगेटिव है, तो हमारा वो कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा जैसा मेंटल एटीट्यूड होगा वैसा ही हम सीखेंगे और वैसा ही हम फिर कार्य करेंगे। तो ये हुआ हमारे गौण नियम। इससे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपसे क्वेश्चन में बिल्कुल सीधा सीधा पूछ लेगा, 3 आपको इसी में से दे देगा और चौथा आपको अलग से दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा थॉर्नडाइक का गौण नियम नहीं है। तो कौन सा गौण, अगर आपके ये 5 नियम याद होंगे तो आप शीघ्र पहचान जाएंगे कि ये वाला इसमें गौण नियम नहीं है। या आपको देखिएगा क्वेश्चन में ऐसा दे देगा, 3 बिल्कुल अलग से दे देगा और 1 नियम इसी में से डाल देगा और क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा गौण नियम है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें कई बार बने हुए हैं कि गौण नियम कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसलिए आपको ये 5 ही गौण नियम सेकेंडरी लॉ याद करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट है इसके बाद थॉर्नडाइक का प्रयोग। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे लिखने के लिए मुझे बिठाना होगा। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक का
प्रयोग। थॉर्नडाइक ने प्रयोग जो किया था वो किस पर किया था? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस पे किया था? बिल्ली पर किया था। अनुक्रियाकर्ता कौन है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में? बिल्ली है। उद्दीपक कौन है? उद्दीपक मृत मछली है। हमेशा याद रखना, ये मछली जो थी वो मृत थी, मरी हुई मछली थी। और इसकी अभिप्रेरणा क्या है, मतलब मोटिव क्या हो रही है? ये बिल्ली जो थी ये भूखी बिल्ली थी। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा इसकी सुगंध मतलब स्मेल है। और बॉक्स कैसा था? वो बॉक्स जो था वो पजल बॉक्स था। कैसा था? पजल बॉक्स था। इसमें देखिए थॉर्नडाइक ने एक पिंजरा लिया, पजल बॉक्स लिया, और इस पजल बॉक्स में यहाँ पर बिल्ली को रख दिया, और ये बिल्ली जो थी भूखी थी, और यहाँ पर एक लीवर लगा दिया, मतलब दरवाजा जो था यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे मृत मछली रख दी। अब बिल्ली भूखी थी, इसकी मृत मछली की जो स्मेल थी उसे अभिप्रेरित कर रही थी खाने के लिए। अब बिल्ली यहाँ पर उछल कूद करती है। उछल कूद मतलब अभिक्रिया करती है। अब अभिक्रिया किसके लिए कर रही है? वो इस उद्दीपक के लिए कर रही है। किसके लिए कर रही है? इस उद्दीपक के लिए कर रही है। अब देखिए वो जब बार बार प्रयास करती है तो उसका जो प्रयास कई बार हो जाता है, एक बार उसका पैर हाथ जो भी लगता है इस दरवाजे पर लगता है, और ये दरवाजा खुल जाता है, और ये भोजन प्राप्त यहाँ से कर लेती है। मृत मछली का भोजन यहाँ से प्राप्त कर लेती है। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि अगर हम किसी कार्य को बार बार प्रयास करेंगे तो उस उद्दीपक तक हम पहुंच जाएंगे। अगर किसी कार्य के लिए हम बार बार अभ्यास करेंगे या उद्दीपक के लिए हम बार बार अभ्यास करेंगे तो उस उद्दीपक पर हम पहुंच जाएंगे। तो अब बिल्ली इसे प्राप्त कर लेती है। अब बिल्ली को दोबारा से यहाँ पर रखा जाता है जब ये भूखी होती है। फिर ये पहले बार में इसे शायद 15 बार प्रयास करना पड़ा होगा, दूसरी बार में इसे 13, तीसरी बार में 10, ऐसे घटते घटते एक टाइम ऐसा आया बिल्ली अंदर गई और इसने लीवर दबाया और बाहर आई और खाना प्राप्त कर लिया पहली बार में ही। तो थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि हम किसी चीज का जब बार बार अभ्यास करते हैं तो वो अभ्यास हमारा इतना अधिक अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है कि उसको हम फिर पहली बार में देख के ही पूरा अच्छे से सीख जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है? थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर किया। उसमें उद्दीपक कौन था? मृत मछली थी। सुगंध क्या थी? उसकी अभिप्रेरणा थी। बॉक्स कैसा था? पजल बॉक्स था। अब इसके अन्य नाम और देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये जरूरी नहीं है कि वो प्रयत्न एवं त्रुटि का ही सिद्धांत आपके सामने रखे, वो दूसरा नाम भी रख सकता है। तो इसके अन्य नाम जो हैं, अन्य नाम पर ध्यान देंगे। अन्य नाम, पहला इसका क्या नाम है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको कि अंग्रेजी में या शॉर्ट में क्या कहते हैं? SR थ्योरी। SR थ्योरी। नेक्स्ट है बंध का सिद्धांत, जिसे क्या बॉन्डिंग थ्योरी कहते हैं। बंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है संयोजनवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट संबंध का सिद्धांत भी कहा गया है। संबंध, क्योंकि इन दोनों में एक रिलेशन हो जाता है। संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट अधिगम अंतरण का सिद्धांत। अधिगम अंतरण या रूपांतरण भी कह सकते हैं। अधिगम रूपांतरण का सिद्धांत, ये इसके क्या हैं? अन्य नाम है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। त्रुटि का सिद्धांत, ये सब नाम इसी सिद्धांत के हैं। ये जितने भी नाम हैं, अगर ये नाम आते हैं तो हमारा आंसर किस पे जाएगा? थॉर्नडाइक पर। किस पे जाएगा हमारा आंसर? थॉर्नडाइक पर।
अब ये सिद्धांत आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? टीचर लेवल एग्जाम के लिए आपको ये सिद्धांत पढ़ाने का पर्पज क्या है? तो इस सिद्धांत को पढ़ाने का जो पर्पज है, महत्व है, वो इसलिए है कि बालकों को बार बार अभ्यास करके सिखाया जा सकता है। बार बार अभ्यास करके सिखाया जा सकता है। बालक सीखने में भूल एवं त्रुटि करते हैं। भूल एवं त्रुटि करते हैं। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के द्वारा मंद बुद्धि बालकों को भी पढ़ाया जा सकता है। पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, आंशिक विधि के द्वारा बालक शीघ्र सीख जाते हैं। बालक शीघ्र सीख जाते हैं। ये हुआ इसका महत्व। और बार बार अभ्यास से तो बालक अवश्य सीख ही जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम साथ के साथ समझ ही चुके हैं। देखिएगा, आपका टीचर लेवल का कोई सा भी एग्जाम हो, आपका केवीएस हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, टेट हो, या आपका पीजीटी हो, वेरी इंपॉर्टेंट है अधिगम का थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।